हेलो दोस्तों, द जॉब्स जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बड़ी जोश से पढ़ेंगे अपने नए टॉपिक थर्मिट अभिक्रिया और एनोडीकरण के बारे में। और उससे पहले हमने पढ़ा था भर्जन और निस्तापन के बारे में। भर्जन में पढ़ा था हमने कि अगर सल्फाइड अयस्क को क्या किया जाए, अधिक वायु में उससे अभिक्रिया कराया जाए, और आपके जो निस्तापन था उसमें पढ़ा था हमने कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अभिक्रिया कराया जाए तो वो क्रियाकलाप डन होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उसी में आगे थर्मिट अभिक्रिया क्या है और एनोडीकरण क्या है। ठीक है, और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु के कौन कौन से प्रकार होते हैं। हमने उसमें बताया था कि इस्पात में कौन कौन सा चीज मिलकर वो मिश्र धातु बनता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि थर्मिट अभिक्रिया में आखिर क्या होता है। तो थर्मिट से ही पता चल रहा है क्या कि थर्मल मतलब क्या हो, जो उष्मा देता होगा बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो उष्मा देता होगा जो बहुत मात्रा में। तो यहाँ पे लिखा गया है क्या थर्मिट रिएक्शन में, देखिए क्या लिखा गया है कि जब आयरन 3 ऑक्साइड यानी आयरन 3 ऑक्साइड में क्या होगा, जब अभिक्रिया कराई जाएगी Fe2O3 को किससे, एल्युमिनियम धातु के शुद्ध रूप से, तो वो उसमें क्या होगा, आयरन का अवकरण यानी आयरन रिड्यूस हो जाएगा और एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एल्युमिनियम में ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, तब हम उस अभिक्रिया को कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। तो इसमें जो पदार्थ लिया जाता है वो क्या है, एल्युमिनियम लिया जाता है, और साथ साथ ये जो फेरिक ऑक्साइड जिसे बोलते हैं और या आयरन ऑक्साइड ये लिया जाता है। तो इसमें इसका उपयोग आखिर होता कहाँ पे है, तो हम देखते हैं क्या कि रेल की पटरियों पे क्या होता है, बीच बीच में कहीं कहीं गैप दिया होता है, उसी गैप को फिल करने के लिए क्या किया जाता है, इस अभिक्रिया का यूज किया जाता है। ठीक है, थर्मिट अभिक्रिया को, या मशीन के पुर्जे अगर टूट जाते हैं तो उसमें भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या पहले भी होता होगा, तो पहले क्या होता था, जो कार्बन का होता था, कार्बन को रिड्यूस करके, कार्बन में जो ऑक्सीजन होता है उसको रिड्यूस करके फिर इसमें मेटल से यानी किसी धातु से अभिक्रिया करके इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन अब इसको डायरेक्ट किसी धातु से, धातु को वहां से विस्थापित करके किसी अन्य धातु से, तब जाके इसका अभिक्रिया कराया जाता है। और एल्युमिनियम का क्या होता है, जो क्वालिटी होती है एल्युमिनियम में, तो एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा एफिनिटी लगाव होता है, एफिनिटी मतलब लगाव जो होता है वो ऑक्सीजन से होता है, इसलिए वो दूसरे धातु को क्या करती है, जो फिर कोई भी ऑक्साइड होती है धातु की, उससे उस धातु को विस्थापित करके खुद उससे ऑक्सीजन से जुड़ जाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है आपका थर्मिट अभिक्रिया। तो इसका उपयोग कहा गया है, अभिक्रिया का उपयोग कहा गया था रेल की पटरियों को जोड़ने, वहां पे दरारों को जोड़ने में, तथा मशीनों के टूटे पुर्जों को भी जोड़ने में होता है थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग। लेकिन अच्छा, तो ये चलो ठीक है, थर्मिट अभिक्रिया, तो थर्मिट अभिक्रिया में सबसे पहले इसे बताया किसने होगा कि थर्मिट अभिक्रिया क्या चीज भी कुछ होता है। तो थर्मिट अभिक्रिया के बारे में, और थर्मिट अभिक्रिया को एक और अभिक्रिया कहते हैं थर्माइट अभिक्रिया। ठीक है, इसे कहीं कहीं थर्माइट अभिक्रिया ही कहते हैं। तो सर्वप्रथम थर्माइट या थर्मिट अभिक्रिया के बारे में बताया था कब, 1893 में इसे खोजा गया था। लेकिन जो इसकी पुष्टि हुई थी वो हुई थी जर्मन रसायनज्ञ थे हंस गोल्डस्मिथ द्वारा, कब, 1895 में, कब, 1895 में, 1895 में। ठीक है, और इस कारण से, इनके खोज के कारण, किसके कारण, गोल्डस्मिथ के खोज के कारण इसे गोल्डस्मिथ अभिक्रिया भी कहा जाता है। थर्मिट अभिक्रिया का दूसरा नाम गोल्डस्मिथ अभिक्रिया। ठीक है, अब कहा गया है कि इसमें जो आपका जो मटेरियल यूज होता है उसे हम रिफ्रैक्टिव मटेरियल भी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव मटेरियल मतलब क्या कि किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा, अपवर्तनांक जो वैल्यू होगा वो बहुत ज्यादा होगा, नहीं, अपवर्तक सामग्री का मतलब वो सामग्री होता है जिसका अगर हम उसे गलाएं या फिर कितना भी टेम्परेचर दे दे तो वो ना तो पिघलेगा ना ही वो डिकम्पोज यानी अपघट्य होगा। तो ये दोनों में से कोई चीज नहीं होगा, कोई अपवर्तक सामग्री हम लेते हैं तो इसी प्रकार की सामग्री इसमें ली जाती है। और एल्युमिनियम को मतलब इसमें ऐसा धातु लिया जाता है जो कितना भी टेम्परेचर दे, यहाँ तक कि सूर्य की रोशनी में भी डाल दे या आपका किसी भी बहुत बड़े विस्फोटक में न्यूक्लियर एनर्जी में भी डाल दे तो वो जल्दी पिघलेगा नहीं, ना ही डिकम्पोज होगा, बस
एक स्थिर अवस्था में रहेगा, वो अपने आप को उतने उस काबिल बना लेगा कि वो सहन कर सके उस गर्मी को। इसलिए जो पहले के काम होते थे इसमें वो कोयले में होते थे, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको धातु, इस तरह ऐसे धातु लिया जाता है जो उसकी गर्मी को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। तो अब लिया गया है जो थर्मिट अभिक्रिया है उसका सबसे पहला प्रयोग यानी व्यवसायिक प्रयोग किया गया था कहां पे, 1899 में, 1899 में, कहा, एसेन में। और कहा हुआ था वो, ट्राम की पटरियों के बिल्डिंग में हुआ था। कहा, ट्राम पटरियों के बिल्डिंग में किया गया था। किसका, इस अभिक्रिया का प्रयोग। तो अभिक्रिया क्या है, तो यह अभिक्रिया है जब Al को Fe2O3 से हम अभिक्रिया कराते हैं तो Al2O3 + 2 Fe और उष्मा देता है, और उष्मा भी बहुत ज्यादा मात्रा में, 1500 से आपको 2500 डिग्री सेल्सियस तक, कहीं कहीं 1500-1600 लिखता है या 1530 लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा अमाउंट में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एनर्जी, उष्मा का उत्सर्जन होता है। फिर कहा गया ये कितने डिग्री पे जलता है, तो माना गया लगभग इसे 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसे जलाया जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें कि आखिर अब हम पढ़ते हैं कि एनोडीकरण क्या है। थर्मिट अभिक्रिया हमने अभी तक समझ लिया किसका यूज कहां होता है, तो रेल की पटरियों में और मशीनी पुर्जों को जोड़ने में। अब चलते हैं आखिर एनोडीकरण क्या है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग क्या है कि जब एल्युमिनियम की धातु पर, ठीक है, कैसी धातु, एल्युमिनियम की धातु पर जब मोटी ऑक्साइड की परत जमा करने की प्रक्रिया या बनाने की प्रक्रिया, जब एल्युमिनियम की धातु पर हम मोटी ऑक्सीजन की प्रक्रिया को परत को जमाएंगे तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है। तो एनोडीकरण हुआ कब, तो जब भी एल्युमिनियम धातु किसके संपर्क में आएगी, वायु के संपर्क में आएगी, तो उस एल्युमिनियम धातु पर ऑक्साइड की पतली परत जमा हो जाती है। तो हमने धातु में क्या पढ़ा था कि धातु जब भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है, उसी प्रकार एल्युमिनियम भी एक धातु है, और जब वायु में उपस्थित वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो उस पर ऑक्साइड की पतली परत जमा हो जाएगी। तो यह एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत क्या करती है, एल्युमिनियम को संक्षारित होने से बचाती है। संक्षारित मतलब जंग लगना, जंग लगने से बचाती है। तो अब इसके लिए कौन सा एक एग्जांपल लिया गया, तो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है जिसमें एक लिया गया कंटेनर ले लिया गया है आपका, ठीक है, और उसमें क्या किया गया है, वाटर प्लस H2SO4। तो H2SO4 को हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड जो लिया गया है वो डाइल्यूटेड यानी तनु लिया गया है। तो तनु का अर्थ क्या होता है, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा और एसिड की मात्रा कम हो, तो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूटेड, ठीक है। तो जो आपका इसमें जब भी ये टूटता है, हम जानते हैं क्या कि जब यहाँ ये बैटरी है और बैटरी से जैसे इस एक्वस सॉल्यूशन में यानी जो जलीय विलयन है इसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, ग्रेफाइट जो रड लिया गया इसके थ्रू, तो क्या होगा, ये वाला जो आयन है ये H2SO4 और H2O, वाटर क्या बोलते हैं, H2O, ये अपने दो आयनों में टूट जाएगा। कौन कौन आयन, तो एक टूटेगा H प्लस में, H2SO4 टूटेगा H प्लस में, और SO4 पे 2 माइनस में। तो हम जानते क्या है कि जब भी नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही ये दो आयन टूटा विद्युत धारा प्रवाहित करने पे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया। तो इसमें क्या किया गया कि जैसे ही हम इसको तोड़े तो ये आपका जो SO4 पे 2 माइनस है ये चला गया एनोड की तरफ, और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और दूसरा आपका जो H प्लस जो आयन है वो चल गया कैथोड की तरफ। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। तो जो H2O है वो कौन से आयन में टूटेगा, तो वो भी दो आयनों में टूटेगा। कौन कौन सा, तो वो टूटेगा H प्लस आयन, और दूसरा टूटेगा आपका किसमें, OH माइनस आयन में। तो OH माइनस आयन किधर जाएगा, आपके एनोड की तरफ, और दूसरा H प्लस आयन जाएगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। और जब बहुत सारे H एक साथ निकलेंगे तो यहां पे होगा क्या होगा, H2 गैस
बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे दो OH, यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में OH निकलेंगे तो OH मिलके दो क्या बना लेंगे, H2O वेपर बना लेंगे और SO4 2- बना लेंगे धीरे धीरे। और इसी तरह आपका अभिक्रिया करके आपका एल्युमिनियम पे ऑक्साइड की परत जमती है। अब कहा गया है यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि आखिर ये चलिए ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट है, आखिर एक्वा रेजिया किसे कहा जाता है। एक्वा रेजिया जिसे हम रॉयल जल भी कहते हैं, तो एक्वा रेजिया क्या होता है, उसमें दो चीजों का मिक्सचर होता है। कौन कौन सी चीजों का, तो एक होता है सांद्र आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा होता है, HCl होता है, ठीक है। और आपका जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो HNO3 होता है। तो दोनों क्या होता है, आपका एसिड है यानी अम्ल है, और जो होना चाहिए वो किस अवस्था में, सांद्र अवस्था में होना चाहिए, ठीक है, सांद्र। और सांद्र में क्या जानते हैं आप कि जो जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा यानी अम्ल की मात्रा ज्यादा और पानी की मात्रा कम हो, ठीक है। और इन दोनों का अनुपात जो होना चाहिए 3:1 में होना चाहिए, ठीक है, 3:1 में। और जब ये 3:1 में होगा, इसी को हम कहते हैं क्या, रॉयल जल, ठीक है, रॉयल जल या एक्वा रेजिया, ठीक है, एक्वा रेजिया। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, आखिर इसका उपयोग कहाँ होगा एक्वा रेजिया का, तो एक्वा रेजिया का उपयोग होता है सोने तथा प्लेटिनम जैसी धातु को गलाने में। लेकिन क्या यह दोनों अम्ल अकेले यह चीज करने में संभव है, तो यह दोनों अम्ल अगर अकेले करने जाए, सोना गलाने जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, संभव नहीं होता। इस कारण से इन दोनों को इस अनुपात में मिलाकर तब जाकर हम सोना या प्लेटिनम को या किसी धातु वैसे धातु को हम गला सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। द जॉब्स जंक्शन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।